हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 जो कि है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक्स पढ़ लिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, और उसमें हम लोगों ने नोपैड वो एनालिसिस वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था, डू पॉइंट एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग का स्टेम स्टीवर्ड ने दिया था। यूएस के ये एक फिलोसोफर हैं। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसकी वेल्थ? ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, उसके शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग जो मेरे बिज़नेस में मुझे पैसा देते हैं जिससे मैं अपने बिज़नेस को चला पाती हूँ। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो मेरे बिज़नेस के ओनर्स कहलाते हैं। तो उनकी वेल्थ बढ़ाना मेरे बिज़नेस के लिए सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ये तो बात रही हमारे बिज़नेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन अब इस चीज़ को अपन लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैं ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करूँ कि अगर किसी शेयर होल्डर ने मेरे बिज़नेस में 100 रुपये लगाए हैं तो उसको उसकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हुई कि नहीं हुई, या उसके जो 100 रुपये हैं वो अब कितने रुपए बन चुके हैं। यहाँ पर हम लोग मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इंटरनल वैल्यू की बात कर रहे हैं कि उस शेयर का प्राइस जो उसकी जो फेस वैल्यू है या जो उसका इंटरनल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं EVA से, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये कॉन्सेप्ट जो है आया था 1982 में, स्टेम स्टीवर्ड ने दिया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये बताया गया कि हम लोग को शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज तो करनी है, लेकिन हम लोग उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इसका पूरा मैथमेटिकली फॉर्मूला इन्होंने पूरा दिया था, जो कि हमारा फॉर्मूला है नोपैड। नोपैड इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एक करके सीखेंगे। नोपैड मतलब हम लोग का कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, EBIT माइनस इकोनॉमिक टैक्स। आप इसमें से टैक्स हटा देंगे, जितना भी EBIT का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप जब टैक्स माइनस कर देंगे तो आपकी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएंगी, और यही नोपैड होता है। नोपैड में से आप अपना सारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना आपने कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है और उनकी कॉस्ट कितनी लगी आपको। आप कोई भी कैपिटल फ्री में नहीं अरेंज कर सकते मार्केट से। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया यू हैव टू पे इंटरेस्ट। डिबेंचर से आपने पैसा बोरो किया है तो आपको उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कोई भी कैपिटल आपका रिस्क फ्री भी नहीं होता, और प्लस आपको उसके ऊपर कुछ आपको अमाउंट देना ही पड़ता है। तो वो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से नोपैड में से हम ये चीज़ माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ये जो है इसका पूरा फॉर्मूला हो गया, और इसका मैंने आपको डिटेलिंग भी बता दी कि नोपैड क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी। यू जस्ट हैव टू पुट इट इन द फॉर्मूला। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इस जो ये थ्योरी दी हुई है या ये जो टर्म दिया हुआ है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, ये अगर कोई बिजनेस कैलकुलेट करता है तो उसको आगे जाके इस चीज़ के क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और क्या नुकसान है, दोनों ही चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपने प्रॉफिट्स की बात करती हूँ, अर्निंग्स की बात करती हूँ। तो कहीं ना कहीं इन अर्निंग्स को लाने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है? एम्प्लॉयज़ का होता है। तो वहीं जो अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है कि मेरे एम्प्लॉयज़ अकाउंटेबल हो जाते हैं, आंसरेबल हो जाते हैं। अगर मेरा ये EVA इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है किसी बिज़नेस का, तो सीधा सीधा उसका जो है कनेक्शन किससे किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ ने अच्छे से काम नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के मन में भी ये चीज़ रहती है कि हाँ हम लोग ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं, हम लोग को कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। हम लोग अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा जो EVA है उसका वैल्यू कम आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है कि हाँ हम लोग को आंसर करना है आगे जाके किसी को, अगर हम लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया या हमारी वजह से EVA कम हो गया। तो ये फर्स्ट वाला इसका बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट है हम लोग की जो स्ट्रैटेजी है बिजनेस में, वो हम लोग को फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे रही है कि नहीं। इन दोनों का कनेक्शन EVA बताता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एफर्ट्स पुट करूँगी तो ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरे जो एफर्ट्स होते हैं वो मेरी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, और उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को बिजनेस में अपनाने के बाद हम लोग को प्रॉफिट होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रैटेजीज़ और रिजल्ट्स को लिंक करता है आपस में। नेक्स्ट है ये जो EVA है वो सब लोग आजकल कैलकुलेट करते नहीं थे इतना ज़्यादा पहले से, ये चीज़ अभी अभी कल्चर में आई है। ठीक है, तो EVA का जो कल्चर है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ पर भी नज़र रख लिया जाएगा, और जो हमारा मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाना, उस पर भी ध्यान रख लिया जाएगा। तो इसलिए एक कल्चर पूरा आ जाएगा EVA ड्रिवन, जो कि हर बिजनेस के लिए, हर कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। ये तो बात हुई इसके बेनिफिट्स की।
अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पे शेयर प्राइस जो मार्केट में है उसकी बात नहीं करते ईवीए में, तो ये इसका एक डीमेरिट हो गया कि हम लोग शेयर होल्डर्स की वेल्थ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें मार्केट प्राइस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आज रिलायंस के शेयर की वैल्यू 2000 प्लस है, तो वो स्टार्ट जहाँ से हुआ था वो तो 100 ही रुपये था। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट ने इतना बड़ा जंप मारा है उस शेयर ने, तो उसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट में इग्नोर कर रहे हैं कम्प्लीटली, जो कि इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है। नेक्स्ट है इंडियन मार्केट में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कैपिटल अरेंज करने का तरीका है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो इसलिए इंडियन मार्केट के हिसाब से ईवीए कैलकुलेट करना थोड़ा सा एफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला जो अपन का टॉपिक है ये मोस्टली दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है, लेकिन इंडियन मार्केट में इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है, बिकॉज हमारे यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, जो लोन भी दे उनका इंटरेस्ट रेट उतना भी रहे और फिर लोन टाइम पर दे भी, तो ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली इतना ज़्यादा इंडिया में होती नहीं है या हो नहीं पाती हैं। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन मार्केट इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाई है अभी तक।